प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के सिलेबस में शामिल रीति काव्य पर चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने रीति काव्य की विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम रीति काल का जो वर्गीकरण किया गया है, रीति काल को जो भागों में विभाजित किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं रीतिकालीन काव्य धाराएं। रीतिकालीन कवियों के काव्य का मुख्य विषय तो श्रृंगार रस था, लेकिन काव्य का विषय प्रेम की अनुभूति और प्रेम की अभिव्यक्ति, उसके लेखन की शैली आदि सभी में एक रूपता का अभाव मिलता है। अर्थात हर कवि की शैली अलग अलग थी। इसलिए रीतिकाल को विद्वानों ने बहुत से उपभागों में विभाजित किया है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने इसी आधारों पर रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य और तीसरा रीति मुक्त काव्य। वैसे रीति के बारे में आपको पता है कि रीति एक तरीका, एक परंपरा, एक शैली विशेष होती है जिसमें काव्यांगों का विवेचन किया जाता है। ये हम पहले विवेचन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा। काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों एवं काव्य के अंगों जैसे रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, ध्वनि, शब्द शक्ति, काव्य के गुण दोष, काव्य रीति, काव्य वृत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की गई एवं काव्यांग का विवेचन किया गया, रीति निरूपण किया गया और आचार्य कवि कर्म के द्वारा सरस लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए। ऐसे कवि आचार्य रीतिबद्ध कवि आचार्य कहलाए। अर्थात जिन्होंने काव्य के अंगों का विशेष तौर से वर्णन किया है, अपने द्वारा निर्मित उदाहरण दिए हैं या फिर पहले से चली आती हुई परंपरा का निर्वाह किया है, ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्षणों एवं उदाहरणों से युक्त होने के कारण इन्हें रीतिबद्ध कवि कहा है, क्योंकि ये रीति से बंधे हुए कवि थे। इन्होंने एक निश्चित ढर्रे पर रचना की है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे आचार्य कवि कहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में आचार्य कवियों ने काव्य सिद्धांतों, अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, ध्वनि इत्यादि को ध्यान में रखकर काव्य रचना की, न कि सिद्धांत प्रतिपादन किया। यहाँ पर यह बात देखने की है कि नगेंद्र इसे आचार्य कवि मानता है, जबकि वीपी मिश्र इसे रीतिबद्ध कवि कहते हैं। तो आचार्य कवि वो कवि होते हैं जिनके द्वारा अपने किसी नए सिद्धांत का प्रवर्तन किया गया हो या जिन्होंने अपनी कोई मौलिक सर्जना की हो। यद्यपि देखा जाए तो मौलिक सर्जना का सभी कालों में ही अभाव मिलता है। रीतिकालीन कवि हैं, उन्होंने भी मौलिक रूप से कोई सर्जन नहीं किया है। यदि हम देव जैसे कुछ कवियों को छोड़ दें तो मौलिकता का अभाव ही हमें मिलता है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो काव्यांगों का विवेचन किया है वो एक तरह से एक परंपरा के अनुसार ही किया है, इसलिए इनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। इस धारा के प्रमुख कवि और रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे केशवदास को हम लेते हैं, सर्व प्रमुख कवि थे, तो इसकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और नखशिख। फिर मतिराम, तो मतिराम ने रसराज, ललित ललाम और मतिराम सतसई की रचना की। फिर चिंतामणि, चिंतामणि ने कवि कुल कल्पत्रु, रस विलास, काव्य विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। फिर अब भूषण, जिसका मूल नाम घनश्याम मिलता है, ये भूषण इसकी उपाधि थी, तो इसके द्वारा शिवराज भूषण, शिवा बावनी ऐसे ग्रंथों की रचना की गई। फिर महाराज जसवंत सिंह, जसवंत सिंह ने भाषा भूषण और एप्रोक्स सिद्धांत नाम से काव्य लिखे। फिर आचार्य देव, देव ने भाव विलास, रस विलास, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, कुशल विलास
सुख सागर तरंग और काव्य रसायन जैसे काव्य लिखे। फिर भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश जैसे काव्य लिखे हैं। तो ये प्रमुख कवि थे। अब हम देखते हैं रीतिकाल की दूसरी धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा। ये रीतिसिद्ध काव्य धारा रीतिबद्ध काव्य धारा से कुछ अलग है। इसमें वे कवि रीतिसिद्ध कहलाए जिन्होंने अपनी कल्पना एवं स्वच्छंदता के आधार पर नायक नायिका भेद, श्रृंगार के संयोग वियोग, श्रृंगारिक हाव भाव और अलंकारों के सुंदर एवं मनोहारी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रीतिबद्ध परंपरा से नहीं जुड़कर श्रृंगार के संयोग वियोग, नायक नायिका भेद, अलंकार और नायक नायिका के हाव भाव के आकर्षक चित्र उतारने में सिद्धहस्त होने के कारण ही ये कवि रीतिसिद्ध कवि कहलाए। अर्थात इसमें मुख्य भेद ये है कि जिस प्रकार से रीतिबद्ध कवियों ने एक निश्चित परंपरा का पालन किया, वैसे इन्होंने निश्चित परंपरा का पालन नहीं किया, कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो लेखन शैली का तरीका है वो ही रखा जो रीतिबद्ध कवियों ने लिखा है, इसलिए इसको रीतिसिद्ध कवि कहा जाता है। इन्होंने अपनी ओर से कोई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का निर्माण नहीं किया, लेकिन रीति की परंपरा का पूर्ण रूप से पालन किया है। अर्थात मौलिक सर्जन तो इनमें भी नहीं था, लेकिन परंपराओं का पालन करने का जोर इनमें भी रहा है, इसीलिए रीतिसिद्ध कहलाए। इन कवियों में प्रमुख हैं बिहारी। वैसे बिहारी को रीतिकाल का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। दूसरे हैं बेनी, पदनेश, रसनिधि, नेवाज और हट्टी जी। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं और उनकी बिहारी सतसई इस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। और बिहारी सतसई को न केवल रीतिसिद्ध काव्य की बल्कि संपूर्ण रीतिकाल की लोकप्रिय रचना कहा जाता है और बिहारी को सबसे प्रसिद्ध कवि कहा जाता है रीतिकाल का। तीसरी धारा आती है रीतिमुक्त काव्य धारा। यद्यपि देखा जाए तो ये रीतिमुक्त काव्य धारा ही रीतिकाल का प्राण थी, क्योंकि इनमें ही स्वच्छंद रूप से वर्णन किया गया है। बाकी ऊपर की दोनों धाराओं में जो वर्णन है वो परंपरा और रूढ़ियों से बंधा हुआ है, जबकि रीतिमुक्त काव्य धारा में किसी प्रकार की परंपरा और रूढ़ियों का पालन नहीं किया गया है, बल्कि स्वच्छंद और मौलिक प्रेम और स्वानुभूत प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य धारा के सर्वथा निरपेक्ष रहकर व्यक्तिक प्रेम की स्वानुभूतियों को नैसर्गिक सौंदर्य एवं स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्त करने वाली रीतिमुक्त कवि धारा कहलाई। इन कवियों का प्रेम जड़ता से दूर नई उमंग, नई भावना और नवीन सौंदर्य अनुभूतियों से ओतप्रोत स्वच्छंद प्रेम था। अर्थात इनका जो प्रेम है वो स्वानुभूत था, इन्होंने खुद अनुभव किया था, वो ही उन्होंने काव्य में लिखा है। प्रमुख कवि इनमें हुए हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि प्रमुख रीतिमुक्त कवि हुए हैं। घनानंद की रचना सुजान सागर, वियोग वैली, इश्क लता, प्रीति पावस, कोकसार, रस केलीवल्ली आदि हैं। बोधा ने विरह वारिस और इश्क नामा लिखी है। आलम ने आलम केली की रचना की है। ठाकुर ने ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक लिखे हैं। द्विजदेव ने श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी इत्यादि रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा में प्रेम की स्वच्छंदता के साथ भक्ति, नीति एवं वीरता का भी स्वच्छंद चित्रण मिलता है। गुरु गोविंद सिंह, सुंदरदास एवं विश्वनाथ सिंह जू ने भक्ति भावना से युक्त काव्य लिखा है, तो रहीम, वृंद एवं गिरधर कविराय ने नीति काव्य से जनजीवन को नीति, मर्यादा आदि की शिक्षाएं दी हैं। भूषण की शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, पद्माकर का हिम्मत बहादुर बिरदावली एवं सूदन का सुजान चरित्र आदि रचनाओं में आदिकालीन कवित्व छपे परंपरा में
अपने अपने आश्रयदाताओं का गुणगान स्वतंत्र रूप से किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भूषण और पद्माकर या सूदन ये ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस और ओजपूर्ण शैली में अपना काव्य लिखा है। यद्यपि रीतिकाल की ये विशेषता नहीं थी, रीतिकाल में वीर रस का बहुत कम प्रयोग किया गया था, बल्कि अधिकांश कवि थे वो परंपरा से आबद्ध होकर श्रृंगारिक रचनाएं किया करते थे। लेकिन ये कवि कुछ अलग हटकर अपने जो आश्रयदाता थे या वास्तविक जो वीरता के प्रतीक थे उनका इन्होंने खूब मन लगाकर अच्छा वर्णन किया है। अर्थात ये एक परंपरा से हटकर नवीन शैली से इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का वर्णन किया है। और इनके जो पात्र हैं वो भी ऐसे हैं जो वास्तव में आम जनता के हृदय में उनके प्रति गहरा आदर है, जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराजा छत्रसाल इत्यादि। तो ये अपनी 3 धाराएं थी रीतिकाल की। धन्यवाद।